Hello everyone, I'm Almaz Beg from Bhopal, and in today's class I'm going to teach you lesson 3 of your NCERT class 11th textbook. कक्षा 11 की NCERT की टेक्स्ट बुक, इसका नाम है हॉर्नबिल। आज हम इसका लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन 3 के अंतर्गत एक छोटी सी पोएम है जो कि नेचर बेस्ड है और इसका नाम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप पोएम को पढ़ने से पहले हम इस पर आधारित नए शब्द और उनके अर्थ समझेंगे, जिससे आपको यह कविता समझने में आसानी हो। आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स हैं। यू कैन सी हियर इज अ येलो ट्री। ये जो ट्री है ये इसके फ्लावर्स से पीला दिखाई दे रहा है। इस ट्री का नाम है लेबरनम ट्री। लेबरनम ट्री को हम अपने क्षेत्र में अमलतास के वृक्ष के नाम से जानते हैं। आपने रोड के किनारे और जंगलों में ये अमलतास के पेड़ देखे होंगे। इन पर पीले रंग के फूल खिलते हैं और जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का मौसम, तो इसकी जो ग्रीन लीव्स हैं, हरी पत्तियां हैं, यह भी पीली पड़ जाती हैं। तो पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में फ्लावर्स और लीव्स सभी येलो दिखाई देते हैं और पेड़ जो है वो बिल्कुल भी हरा नहीं दिखाई देता। आगे देखते हैं। यू कैन सी हियर द लेबरनम ट्रीज। यहाँ पर कई लेबरनम पेड़ आपको येलो कलर से लेडन दिखाई दे रहे हैं, इन विच यू कैन सी दैट ट्रीज लीव्स हैव आल्सो टर्न येलो। पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ गई हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ पिक्चर ऑफ बर्ड। ये एक पक्षी का चित्र है, इसे कहते हैं गोल्डफिंच, क्योंकि इस कविता में पहले पोएट ने लेबरनम ट्री को डिस्क्राइब किया है और उसके बाद उसके कलर से सिमिलर येलो कलर की एक चिड़िया जिसका नाम है गोल्डफिंच, उसका वर्णन किया है। तो आप देखिए गोल्डफिंच बर्ड ये पूरी येलो कलर की है और इसकी आइडेंटिटी कैसे होती है, इसके ये बार्ड मार्क्स से। ये बार्ड मार्क्स इसके हेड के ऊपर और इसके विंग्स के ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर के शेडेड मार्क्स हैं, चिन्ह हैं, जिनसे इसकी पहचान होती है। ये लेबरनम टॉप एक कविता है और इसको टेड ह्यूज ने कंपोज किया है। टेड ह्यूज इस नेचर पोएम को आप कक्षा 11 के बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पोएम की इंट्रोडक्टरी लाइंस आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम फॉर यू। पहले मैं आपको पूरी पोएम रिसाइट करके बताऊंगी। लिसन द पोएम केयरफुली एंड आफ्टर लिसनिंग यू हैव टू रिसाइट योर ओन। सुनने के बाद आपको कविता को स्वयं रिसाइट करने का, कविता पाठ करने का अभ्यास करना है। While I am reciting the poem, मेरे रेसिटेशन करते समय you will listen the pronunciation and note down. आप इनके उच्चारण ध्यान से सुनेंगे, उनको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे और पेन और नोटबुक साथ रखिए। जब मैं आपको इसके अर्थ बताऊं तो आप इनके मीनिंग को नोट करते चलेंगे। I am beginning for you. The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chitterings and of tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out of a branch end, showing her barred face identity mask. Then with eerie delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तो बच्चों आपने ध्यान से कविता का पाठ सुना। अब हम इस कविता को समझेंगे कि what does the poet want to convey to you। कवि इस कविता के माध्यम से प्रकृति की, नेचर की खूबसूरती, उसकी सुंदरता को आप कक्षा 11 के बच्चों को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर
जो पोएट है टेड ह्यूज, वो लेबरनम ट्री की विशेषताओं को बता रहे हैं। उसकी यहाँ पर बता रहे हैं कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। लेबरनम वृक्ष यानी अमलतास के वृक्ष का जो टॉप है, जो अपर पार्ट है, ऊपरी छोर है, वो साइलेंट है, शांत है, क्वाइट है और स्टिल। क्वाइट स्टिल यानी थमा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, कोई हरकत नहीं हो रही है। और यहाँ इन द सेकेंड लाइन द पोएट हैज डिस्क्राइब द टाइम, कि किस समय की घटना है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। आफ्टरनून यानी दोपहर के समय, सितंबर का मंथ है और येलो सनलाइट, सनलाइट कहते हैं सूर्य की रोशनी को। सूर्य का प्रकाश इस येलो लेबरनम ट्री और इस पे लगे हुए येलो फ्लावर्स के ऊपर पड़ रहा है। और सितंबर का मंथ जो है उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं ऑटम सीजन को। ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में जो लीव्स हैं ट्री की वो भी येलो हो जाती हैं और उसके बाद वो शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। A few leaves yellowing, all its seeds fallen। अब यहाँ पोएट बता रहे हैं कि येलो लीव्स, येलोइंग, जो लीव्स हैं ट्री की, लेबरनम ट्री की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं। एंड ऑल सीड्स फॉलन, और जो इसमें सीड्स थे, जो इस लेबरनम ट्री के जो सीड यानी बीज, वो जो है वो गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो in these introductory lines the poet has described the laburnum tree top। laburnum tree के ऊपरी छोर का वर्णन किया गया है। कवि बता रहे हैं कि ट्री जो है वो साइलेंट है, क्वाइट है, शांत है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है, वो पूरा येलो दिखाई दे रहा है। उसकी जो लीव्स हैं वो पत्तियां भी पीली पड़ गई हैं क्योंकि उस समय ऑटम सीजन है, सितंबर मंथ में। और इस पेड़ पे जो सीड्स थे, बीज थे, वो भी झड़ चुके हैं, फॉलन यानी गिरना। नाउ टिल द गोल्डन फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। अब इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू से अबाउट गोल्डफिंच बर्ड। अब इन पंक्तियों में कवि बर्ड, गोल्डफिंच पक्षी का वर्णन कर रहा है। गोल्डफिंच पक्षी और इस लेबरनम ट्री में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ समानताएं हैं। जैसे कि जो लेबरनम ट्री है इट इज ऑल्सो येलो इन कलर इन दिस सीजन। इस समय जो वहां वर्णन किया जा रहा है सितंबर मंथ में वो येलो है और गोल्डफिंच बर्ड जो है उसका बॉडी भी येलो है। तो ये समानता यहाँ पर बताई गई है कि गोल्डफिंच बर्ड जो है वो कम्स वहां पर आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग मतलब होता है छोटी छोटी तीखी चुभने वाली आवाजें। तो और चिरप कहते हैं चिड़िया की। तो चिड़िया की बोलने की जो आवाज है, ट्विचिंग साउंड, उसके साथ वो वहां ट्री के ऊपर आके, लेबरनम ट्री के ऊपर आकर बैठती है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तभी सडननेस का अर्थ है अचानक से। अचानक से क्या हो जाता है जैसे ही वो आके बैठती है? स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मतलब हैरान हो जाने वाली आवाजें, ट्विचिंग साउंड जो है वो सुनाई देने लगते हैं। कहां पर? ब्रांच एंड के ऊपर, एक टहनी के एंड यानी अंतिम छोर पर आकर गोल्डफिंच येलो कलर की चिड़िया अपनी ट्विचिंग साउंड्स के साथ जैसे ही अचानक आकर बैठती है तो वहां पर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up। यहाँ पर कवि इस गोल्डफिंच येलो बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। लिजर्ड किसे कहते हैं? लिजर्ड मतलब होता है छिपकली। आप देखिए ये कैसी है? स्लीक है। स्लीक यानी चिकनी, स्मूथ, शाइनी। तो इस गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड के से कंपेयर किया जा रहा है, उससे तुलना करी है कवि ने और बताया है कि जिस प्रकार लिजर्ड अलर्ट और अब्रप्ट है वैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड भी अलर्ट है, चौकन्नी है और अब्रप्ट है। अब्रप्ट का मतलब है अचानक से कुछ भी कर देने वाली। जैसे अचानक से वो बोलने लगती है, फिर चुप हो जाती है, फिर अचानक से उड़ के वो कहीं आकाश में चली जाती है। She enters the thickness। और अब इस ब्रांच एंड पे आते ही पूरे ट्री में ट्रैम्बलिंग होने लगती है, स्टार्टलमेंट, अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और जैसे ही she is referring to this goldfinch bird,
शी वर्ड गोल्डफिंच पक्षी के लिए आया है। शी एंटर्स, जैसे ही वो थिकनेस कहते हैं पेड़ के घने भाग को, जहां घनी पत्तियां हो, जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड इस लेबनम ट्री के थिकनेस वाले पार्ट में एंटर करती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन चलने लगी हो, मशीन ने चलना शुरू कर दिया हो। ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और कैसी आवाजें आने लगती हैं? ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग्स मतलब यहाँ पर थिकनेस वाले घने लेबनम ट्री के घने भाग में इस गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट है, उसका घोंसला है, वो अंदर घोंसले में जाती है। जैसे ही जाती है तो बर्ड और उसके चिक्स यानी पक्षी के न्यूली बॉर्न बेबीज, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे, वो उनकी चिटरिंग की आवाजें आने लगती हैं। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उसके इन चिक्स के जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनके फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है। ट्रेमर यानी पंख फड़फड़ाना, विंग्स एंड ट्रिलिंग, और उनके ट्रिलिंग की आवाज आने लगती है। ट्रिलिंग का मतलब है अलग अलग तरह की आवाजें निकालना। तो जैसे ही ये बेबी चिक्स अपनी मदर गोल्डफिंच बर्ड को देखते हैं तो उनके अंदर चिटरिंग साउंड्स और ट्रेमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग जैसी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, और पूरा जो ट्री है, जो लेबनम ट्री है, वो कैसा हो जाता है? पहले वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, और अब वहां पर डिफरेंट साउंड, जो कि ट्विचिंग चिरप है, जो कि चिटरिंग है, जो कि ट्रेमर ऑफ विंग्स है, और ट्रिलिंग साउंड्स जो है वहां पर आने लगते हैं। ये सारे शब्द, ये न्यू वर्ड्स जो हैं, ये साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। Now the whole tree trembles and thrills. It is the engine of our family. In these lines, the poet says that the whole tree trembles as soon as the goldfinch bird enters the thickness of the tree. जैसे ही goldfinch bird tree के घने भाग में enter करती है, तो पूरा के पूरा tree trembles यानी कंपित हो जाता है, वो हिलने डुलने लगता है। and thrills, थ्रिल मतलब होता है आनंदित हो जाना, झूम जाना। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा ट्री जो है वो थ्रिल कर रहा हो। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और इट इज रेफरिंग टू द ट्री। इट वर्ड जो है वो ट्री के लिए रेफर किया गया है। पोएट इज सेइंग दैट दिस ट्री इज एज इफ इट इज द इंजन ऑफ दिस बर्ड्स फैमिली, मानो जैसे कि इस गोल्डफिंच पक्षी की फैमिली हो, उसका ये इंजन है। ये ट्री जो है, ये लेबनम ट्री इस बर्ड की फैमिली का इंजन हो। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। नाउ व्हाट डज द बर्ड डू? पक्षी क्या करता है? ये गोल्डफिंच पक्षी थिकनेस में जाकर अपने न्यूली बॉर्न चिक्स को स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स इट फुल, फुल यानी पेट भर के, उनको बहुत अच्छी तरह फीड कराती है। स्टॉक्स का मतलब है टू पुट फ्यूल टू चिक्स। टू पुट फ्यूल, अब जो चिक्स हैं बर्ड के वो उड़ नहीं सकते, तो जो मदर बर्ड है वो उनको चोंच से लाके फीड कराती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज मदर गोल्डफिंच। ये गोल्डफिंच पक्षी है और ये अपने चिक्स को अपनी बीक के थ्रू, अपनी चोंच के थ्रू फीड करा रही है। तो इस क्रिया को कहते हैं स्टॉक्स। She stocks it full, वो इन्हें पूरा फुल कर देती है, इनका पेट भर देती है। Then flirts out to a branch end, और फिर वहां से flirts out मतलब बाहर निकल कर आती है एक ब्रांच, एक डगाल के एंड पर, उसके अंतिम भाग पर। फ्लर्ट का मतलब है मूव आउट, वहां से घने भाग से बाहर निकलती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क, और जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है तो उसके जो फेस यानी चिड़िया की जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है, उसका जो फेस है, उसके ऊपर जो बार्ड मार्क्स हैं, बार्ड का मतलब है निशान, बार्स पट्टीदार निशान, वो उसकी आइडेंटिटी है, वो इस पक्षी, इस गोल्डफिंच पक्षी की पहचान है। तो जैसे ही वो ब्रांच एंड पर आती है तभी हम पहचान सकते हैं कि इस लेबनम ट्री के ऊपर ये गोल्डफिंच बर्ड भी बैठी थी और इसका नेस्ट वहां था और ये अपने बेबीज को फीड करा रही थी। अगर इस पक्षी के फेस पर ये बार्ड मार्क्स नहीं होंगे तो
कोई भी ये पहचान नहीं सकता इस सितंबर मंथ में कि लेबनम ट्री के ऊपर गोल्डफिंच बर्ड भी बैठी है। क्यों? क्योंकि लेबनम ट्री येलो है कलर में, फ्लावर्स येलो है, लीव्स हैव आल्सो टर्न्ड येलो एंड दिस गोल्डफिंच बर्ड हैज आल्सो येलो बॉडी। That is why the poet has said कि showing her barred face identity mask यानी चेहरा, उसका जो चेहरा है जिसके ऊपर उसके बार्ड यानी उसके जो निशान है वो उसकी आइडेंटिटी है, वो उसका प्रतीक है, उसकी पहचान है। Now, then with eerie, delicate whistle, chirp, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. इरी का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, डेलिकेट यानी नाजुक सी, कोमल सी। अब जब वो ब्रांच एंड पे आ जाती है, ट्री के थिक पार्ट से बाहर निकलकर, तब वो इरी डेलिकेट विसल यानी सीटी टाइप की चिरिप यानी आवाज निकालती है। और वो कैसी है? वो बहुत लो है, विस्परिंग है। विस्पर मतलब होता है धीरे से फुसफुसाना। तो इरी डेलिकेट विसल, चिरप, विस्परिंग्स, ऐसी आवाजें वो ब्रांच एंड पे बैठकर निकालती है जैसे कि मानो उसका जो काम था वो पूरा हो गया हो। शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, और अब वो लॉन्च करती है। लॉन्चेस अवे का मतलब है फ्लाइज ऑफ, वो ब्रांच एंड पे आकर उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है यहाँ पर आकाश से। ट्री के थिकनेस में एंटर होती है, देन शी कम्स आउट, बाहर आती है, सिट्स ऑन द ब्रांच एंड, ब्रांच की अंतिम छोर पर जाकर बैठती है, एंड देन लॉन्चेस अवे, और फिर कूच करती है। कहाँ? टुवर्ड्स द स्काई। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ आकाश से, और फिर आकाश में कूच कर जाती है, उड़ जाती है। And the laburnum subsides to empty, और उसके जाते ही laburnum जो ट्री है वो कैसा हो जाता है? subsides to empty। subsides का मतलब है back to the position, जिस पोजीशन में वो था उसमें वो रिटर्न हो जाता है, लौट जाता है। किस पोजीशन में था पहले ये लेबनम ट्री? इट वॉज एम्प्टी, वो खाली था, वो शांत था, वो स्टिल था। देयर वॉज नो मूवमेंट ऑन इन द ट्री। लेकिन जैसे ही ये गोल्डफिंच बर्ड आती है तो ये जो ट्री है ये कैसा हो जाता है? ये थ्रिल करने लगता है और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होने लगती हैं। और इस गोल्डफिंच बर्ड के लॉन्च करते ही, उड़ते ही, ये लेबनम ट्री वापस से सबसाइड्स टू एम्प्टी, खाली हो जाता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जैसा कि ये पहले था। आगे देखते हैं। यहां आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है। इन दिस बीहाइव टेक्स्ट बुक थिंक इट आउट के अंतर्गत क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स को आपको स्टडी करना है। What do you know about the beginning and the end of the poem? आप पोएम की बिगनिंग और एंड के बारे में क्या जानते हैं? The laburnum tree is silent as if empty. तो बच्चों आपने पोएम को अच्छी तरह समझा, आपने देखा in the introductory stanza the tree was quiet and silent, and in the end also when the bird flies off, जब पक्षी उड़ जाता है तब भी ये ट्री साइलेंट हो जाता है और एम्प्टी हो जाता है। तो यू कैन सी द शॉर्ट आंसर्स, आप बहुत आसानी से इसको याद कर पाएंगे। आप इसे फिर से पढ़िए। द लेबनम ट्री इज साइलेंट एज इफ एम्प्टी, शांत हो जाता है जैसे कि यह खाली हो, इसमें कोई गति नहीं बचती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। What is the bird's movement compared? यहाँ जो बर्ड, जिस पक्षी का वर्णन किया गया है जिसका नाम है गोल्डफिंच, ये बर्ड, इसके जो मूवमेंट्स है उसको किनसे कंपेयर किया है? कंपेयर करना होता है तुलना करना। What is the basis for the comparison? और किस आधार पर, बेसिस यानी किस आधार पर इसकी तुलना की गई है? Your answer is the movement is compared to that of a lizards. लिजर्ड्स का पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। छिपकली के मूवमेंट से इस बर्ड के मूवमेंट को कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना की गई है। द बर्ड्स मूवमेंट इज स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट। बर्ड के जो मूवमेंट है वो कैसे है? वो स्लीक हैं, अलर्ट हैं और अब्रप्ट हैं।
जैसे कि लिजर्ड्स के भी होते हैं। छिपकली भी कैसी होती है? अलर्ट, चौकन्नी होती है, अब्रप्ट होती है, कभी भी किसी मोमेंट पे कुछ भी कर सकती है। उसी प्रकार से ये जो पक्षी है गोल्डफिश, ये भी ऐसे ही मूवमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? कवि ने यहाँ पर इंजन की इमेज क्यों प्रस्तुत की है? मशीनरी, मशीन की का वर्ड क्यों यूज किया है? द इमेज ऑफ एन इंजन इज इवोक्ड बाय द पोएट। कवि ने ऐसा इसलिए किया है बिकॉज ऑफ द सडननेस ऑफ ट्रिपिंग्स, द वे दे स्टार्ट एंड एंड, एन इंजन स्टार्ट्स एंड डाइज इन द सेम वे। कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक इंजन बटन स्टार्ट करने से प्रारंभ होता है और ऑफ करने से बंद हो जाता है, उसी प्रकार ये जो ट्रिपिंग्स हैं, ये पक्षी की जो आवाजें हैं, ये भी तुरंत कभी आने लगती हैं और कभी एकदम से बंद हो जाती हैं। सेम वे व्हेन स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, तो इंजन स्विच के अकॉर्डिंग काम करता है, मानो उसी प्रकार से पक्षी भी कभी बोलती है और कभी रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? बच्चों, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप कविता पढ़ने के बाद, पोएम रिसाइट और समझने के बाद आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ मैंने आपको अपनी चॉइस बताई है, दैट द येलो कलर ऑफ द ऑटम एंड द वेरियस मूवमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में जो पीले रंग का वर्णन किया गया है, जो कि ऑटम सीजन को डिस्क्राइब करता है, ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम, और वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द बर्ड, जो बर्ड के जो मूवमेंट है, उसका ऊपर जाना, आकाश में उड़ना, थिकनेस में एंटर करना, ये सब चीजें मुझे पसंद आई। आपको जो चीज अच्छी लगी, यू राइट योर ओन लाइक्स इन दिस आंसर। इस आंसर को आप अपनी पसंद के अनुसार लिखेंगे। नाउ, What does the phrase her barred face identity mask mean? यहाँ पे जो लास्ट लाइन में आया था कि her barred face identity mask, इससे क्या तात्पर्य है? आपका आंसर है, the bars of white yellow on the goldfinch are the identity marks for the young ones. Young ones यानी उसके जो बेबीज जो कि नेस्ट में हैं, जिनको उसने फीड कराया है, भोजन कराया है, वो उनके लिए आइडेंटिटी क्या है उसकी मदर की, गोल्डफिंच की? ये बार्स, ये निशान, ये ब्लैक और व्हाइट और येलो कलर के जो उसकी मदर के बॉडी पे बार्स हैं, दीज आर द आइडेंटिटी मार्क्स फॉर द यंग वंस। नाउ हियर इज वन मोर क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। नोट डाउन के अंदर आपको ये दिखेगा, इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि इस पोयम के अंदर साउंड बेस्ड वर्ड्स काफी आए हैं, तो आपसे पूछा गया है कि राइट डाउन द साउंड बेस्ड वर्ड्स, जिनसे साउंड यानी आवाजों का पता चले, उनको छांट कर लिखिए। आई हैव रिटन फॉर यू, नाउ आई एम रीडिंग देम। साइलेंट, स्टिल, चिटरिंग, ट्रिलिंग, विसिल, ट्रिप एंड विस्परिंग। All these words are showing the different sounds. ये सभी आपके लिए नए हैं, इनको आपको नोटबुक में लिखना है। और इसमें जैसे साइलेंट यानी बिल्कुल शांत, स्टिल मतलब थमा हुआ, चिटरिंग कहते हैं छोटी छोटी चिड़िया की आवाजें, ट्रिलिंग यहाँ भी ये भी शब्द साउंड से संबंधित है, विसिल यानी सीटी जैसी आवाज, सीटी बजाना, ट्रिप ये भी चिड़िया की आवाज का एक शब्द है, एंड विस्परिंग ये धीरे से कुछ कहना। तो ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू द साउंड्स, किसी में तेज आवाज, किसी में मंदी आवाज, किसी में सीटी जैसी आवाज, किसी में धीमी आवाज और किसी में शांति। तो आपको इन सारे वर्ड्स को नोटबुक में लिखकर इनके साउंड्स, इनके मीनिंग याद करना है। नाउ अंडर दिस नोट डाउन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट वर्ड्स। अब पूरी पोएम स्टडी करने के बाद आपको ऐसे वर्ड्स को ढूंढकर लिखना है जिनसे मूवमेंट का पता चले। मूवमेंट यानी हिलना डुलना, हरकत, उनका पता चले ऐसे वर्ड्स। तो आई हैव डन दिस फॉर यू, इट इज बिफोर यू। ट्विच, सडननेस, स्टार्टल, स्टार्टलमेंट, स्लीक, अलर्ट, अब्रप्ट, ट्रेमर, ट्रैम्बल, थ्रिल्स, फ्लिट, फ्लर्ट एंड लॉन्च। ये सारे शब्द जो हैं इनसे
मूवमेंट यानी हिलने डुलने यानी गतियों का पता चलता है। इनको आपको आपकी नोटबुक में लिखकर इनके मीनिंग याद करना है। जैसे लॉन्च का मतलब है फ्लाई ऑफ, आगे की ओर उड़ना। जैसे थ्रिल का मतलब है उत्साहित हो जाना, तो ये उत्साह होने के बाद जो मूवमेंट है वो आपको इससे पता चल रहा है। अब्रप्ट, अलर्ट, स्लीक, ये सारे शब्द जो है मूवमेंट से संबंधित हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस इज द कलर वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनसे कलर्स का डिस्क्रिप्शन इस पोयम में बताया गया है। तो येलो, आपको पता है येलो कलर इसमें सभी चीजों में कॉमन है। येलो सितंबर, अब येलो सितंबर क्योंकि सितंबर का मंथ ऑटम सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, पतझड़ के मौसम को, तो इस समय सारे पेड़ जो हैं उनकी पत्तियां येलो हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और उसके बाद वो शेड हो जाती हैं, झड़ने लगती हैं। येलो लीव्स एंड येलो बर्ड, येलो फ्लावर्स, येलो लीव्स एंड येलो बर्ड्स, ये तीन जो चीजें हैं ये येलो कलर की इस कविता में आपके लिए प्रस्तुत की गई हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूं कि आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इसका जो भाव है वो पूरी कविता नेचर बेस्ड पोयम है, प्रकृति पर आधारित कविता है, प्रकृति की सुंदरता का इसमें वर्णन है। येलो कलर से कवि को लगाव है जिसका वर्णन उसमें इस कविता में किया है। आई होप कि आप आपकी नोटबुक में इन सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनको नोट करेंगे, नोट करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीचर्स को सेंड करेंगे फोटो खींच के और टीचर्स से उन्हें चेक करवाएंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑफ योर स्कूल और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम यही विराम लेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।